लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को देखा था। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के पहले हमको क्या पढ़ना पड़ा था, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। व्हाई? बिकॉज द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज नॉट एन आइसोलेटेड, अवर अर्थ इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो भगवान ने जब पूरे यूनिवर्स को बनाया था उसी समय एक और प्लेनेट को बना दिया था जिसका नाम क्या है, अर्थ। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा यूनिवर्स बना होगा, पूरे सोलर सिस्टम बने होंगे और उसके बाद में अलग से अर्थ को बनाया होगा। जब सारे प्लैनेट्स बन रहे होंगे उसी बीच क्या बन गई होगी, अर्थ। ऐसा ये ज्योग्राफिकल थ्योरीज मान के चलती हैं। फिर हम लोगों ने कुछ अर्थ के बारे में फैमिलियरिटीज देखी थी, फिर कुछ थ्योरी देखी थी हाउ द अर्थ हैज ओरिजिनेटेड, और उसके बाद उसका इवोल्यूशन भी देखा था धीरे धीरे। अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड हमारे पास दो टाइप की थ्योरीज थी, अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज में पहले ये 4 थ्योरीज देखी थी। दे टॉक अबाउट अ इनिशियल स्टार जिसका नाम था प्रोटोसन, और उसके साथ एक और स्टार था दैट इज कंपेनियन स्टार या फिर प्रोट्रूडिंग सन। उसने कैसे उसका मैटर ड्रॉन किया और बाद में कैसे प्लैनेट्स बने वो देखा। अर्ली थ्योरीज में एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जिसका नाम क्या था नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या बताता, नेबुलर हाइपोथेसिस नेबुला के बारे में बात करता है, फिर एक्रीशनरी प्रोसेस बताता जिसके थ्रू सारे प्लैनेट्स वगैरह का फॉर्मेशन हुआ। नेबुलर हाइपोथेसिस के बाद में हम लोगों ने एक और थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, द थ्योरी ऑफ बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी को एक और नाम से जानते हैं एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ये कोई एक थ्योरी नहीं थी, इट वाज सीरीज ऑफ थ्योरी। किसने दी थी, जॉर्ज लेमेटायर, ही वाज अ फ्रेंच ज्योग्राफर, गैमेनॉर ही वाज अ रशियन, एंड एडविन हबल ही वाज एन अमेरिकन। और एडविन हबल ने क्या प्रूफ करा था, दैट द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। बिग बैंग थ्योरी टॉक्स अबाउट, बोलो, अ टाइनी बॉल, सिंगुलैरिटी से उसको कंपेयर करते हैं, उसका वॉल्यूम कैसा था, अनइमेजिनेबली स्मॉल था, टेम्परेचर इनफाइनाइट टेम्परेचर, डेंसिटी इज इनफाइनाइट डेंसिटी। फिर उसमें अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स एगो क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, जिसके कारण वो टाइनी बॉल से मैटर क्या होना शुरू हो गया, दूर दूर जाना शुरू हो गया। बाद में गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। व्हाट इज अ गैलेक्सी, विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, और स्टार्स के अंदर तो फिर अपना सिस्टम भी रहता है, स्टार की फैमिली रहती है, दैट वी कॉल सोलर सिस्टम। सो अलग अलग गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सी बनने के बाद कंडेंसेशन होते रहा, एक्रीशनरी प्रोसेस चलती रही और धीरे धीरे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होते रहा। अगर सोलर सन बना तो फिर सन तो एक ही बनना था। वाई देर आर सो मैनी नंबर ऑफ सन, क्योंकि हर बॉडी ने एक चीज सीख ली कि अगर बड़ी बॉडी के अंदर गिरने से बचना है तो उसके अराउंड क्या करना शुरू कर दो, रिवॉल्यूशन। इसलिए हमारा सन के साथ उसकी फैमिली भी है, बोल सकते हैं। अच्छा, हमारा सन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इन यूनिवर्स। तो सन से भी बड़ी बॉडी भी एग्जिस्ट करती होंगी यूनिवर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, सबसे वीक फोर्स होता है, लेकिन ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगता है। समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब इसकी रेंज कभी खत्म नहीं होती, बहुत वीक फोर्स है। फॉर एग्जांपल, अर्थ इस रिमोट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, हाँ, फिर भी मैं अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट इस रिमोट को उठा पा रहा हूं। व्हाट डज इट मीन, कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का साइज कितना बड़ा है, मेरा साइज अर्थ के कंपैरिजन में कितना छोटा है, फिर भी मैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को डिफाई कर पा रहा हूं। व्हाई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी दूरी तक लगता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। तो अगर हमारा सन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो सन से भी कोई ना कोई बड़ी बॉडी एग्जिस्ट करती होगी, तो वो बॉडी सन को अपनी तरफ खींचना चाहती होगी, बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सन उसमें गिर रहा है क्या, नहीं। व्हाट डज इट मीन, कि सन उसके अराउंड क्या कर रहा होगा, रिवॉल्यूशन। सो क्या हमारा सन स्टेशनरी है, आंसर इज नो। देखो, जैसे मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वैसे ही हमारा सन किसी थर्ड बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करता होगा। वो सन है, जो भी है, वो जो भी होगा, पर हमारा सन भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। मतलब हमारा सन मूव कर रहा है, उसके साथ उसके सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। अच्छा, जो नेबुलर हाइपोथेसिस ने एक्रीशनरी प्रोसेस की बात करी थी, क्या वो एक्रीशनरी प्रोसेस अभी रुक गई है, नहीं। हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा, इवन हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट में छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स है, हो सकता है फ्यूचर में चल के वो एस्टेरॉयड भी एक किसका रूप ले ले, प्लेनेट का, क्योंकि वो एस्टेरॉयड किसके अराउंड घूम रहे हैं, सन के अराउंड घूम रहा है। तो माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर, है ना। जो आउटर प्लैनेट्स थे जिनको हमने क्या बोला था, उनके अराउंड क्या थे, बोले रिंग्स थे, है ना, उनके अराउंड हमने रिंग्स देखे थे। सो रिंग्स भी फ्यूचर में चल के क्या बन जाएंगे, प्लेनेट नहीं बनेंगे वो, चूंकि उस प्लेनेट के अराउंड घूम रहे हैं तो वो क्या बन सकते हैं, उसका सैटेलाइट या फिर मून बन जाएंगे। समझ में आया। हम लोगों ने नेबुलर हाइपोथेसिस का एक नाम और था डेंसिटी डिफरेंशिएशन। व्हाई, बेटा, बिकॉज द थ्योरी एक्सप्लेन्स द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यहां तक सभी को क्लियर हो गया था। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स वगैरह हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कैसे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह, डस्ट कैसे रॉक्स में कन्वर्ट होती है, रॉक्स, बोल्डर, बोल्डर, एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड, प्लैनेटेसिमल, और प्लैनेटेसिमल फाइनली कंडेंस इनटू प्लैनेट्स। अच्छा, स्टार कब बनता है,
जब कोर में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा रहती है। प्लेनेट कब बनता है? जब हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कम रहती है। बस इतना सा डिफरेंस है। अदरवाइज अगर ये स्टार भी है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं तो इसका कोर होगा ही होगा। यस, है ना। ये वैसे क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है, बोल सकते हैं। प्लैनेट एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज कर रहे हैं और धीरे 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 राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे और बीच में शायद ये क्या बन जाएगा? एक स्टार बन जाएगा। स्टार होगा, बहुत सारे प्लैनेट बनेंगे तो हम क्या बोलने लग जाएंगे? स्टार की एक फैमिली बन गई, दैट इज द सोलर सिस्टम। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखा, काफ़ी आसान था। उसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम क्या है? सोलर सिस्टम। बड़ा आसान टॉपिक है, एकदम बच्चों का क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सोलर सिस्टम को जल्दी से देख लें, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायग्राम अपन बना सकते हैं बट ऑलरेडी डायग्राम है तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। सोलर सिस्टम की मैं बात करूं सो हमारा सोलर सिस्टम किससे बना हुआ है? अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? तो उसको अपन कुछ चीज़ों को ब्लैंक स्लाइड पे लिखते चलते हैं और डायग्राम के लिए यहाँ आ जाएंगे बार बार, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूँ किसकी? सोलर सिस्टम। सो आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? अगर इसकी मैं बात करूँ सो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, किससे बना हुआ है बताओ? सो वी हैव वन सन। कितने सन है हमारे पास? एक सन है। एक सन बोले तो हमारा पेरेंट स्टार बोल सकते हैं। हमारे यहाँ सन कितना है? केवल एक ही सन है, दैट इज वन स्टार। हाउ मेनी प्लैनेट्स? 8 प्लैनेट्स हैं, है ना। हाउ मेनी मून्स आर देयर? प्लैनेट्स के अराउंड मून्स भी हैं, तो कितने मून्स हैं? ऐसे तो अकेले जुपिटर के पास मोर देन 65 मून्स हैं, अकेले जुपिटर के पास। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है? हाउ मेनी मून्स आर देयर? 63 मून्स। सो जो एनसीईआरटी बोलती है बस वो याद कर लो। आईएयू क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी ने बोला 63 मतलब 63। सो आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन सन, 8 प्लैनेट्स, 63 मून्स। हाँ, मिलियंस ऑफ, कितने? मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स बोल सकता हूं मैं, मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स। ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और क्या है हमारे सोलर सिस्टम में? बोलो, जहां कुछ नहीं है वहां क्या है? डार्क मैटर। समझ में आ गया? सो हमारे सोलर सिस्टम में ये सारी चीजें हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम में हम किसको मेनली फोकस करेंगे? प्लैनेट्स को। प्लैनेट से मून के बारे में भी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। सो जो प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स। और दूसरे को हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में एक लेयर है जो इनको क्या करती है? हाँ, एस्टेरॉइड बेल्ट। इनको डिफरेंशिएट करती है एस्टेरॉइड बेल्ट से। और एस्टेरॉइड बेल्ट में क्या है? मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स। अगर फ्यूचर में सारे एस्टेरॉइड एक दूसरे से टकरा के एक्रीशनरी प्रोसेस से मिल गए तो ये भी क्या बना देंगे? प्लैनेट। लेकिन वो देखने के लिए तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। अब जल्दी से देख लेते हैं सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, 4 वो छोटे और 4 ये बड़े बड़े। छोटे जो प्लैनेट्स हैं वो ध्यान से देखोगे तो वो इस एस्टेरॉइड बेल्ट और सन के अंदर है। व्हाट इज दिस? सन। सो सन और एस्टेरॉइड बेल्ट के जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम इनर प्लैनेट्स। इन प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम इनर प्लैनेट। ये सारे के सारे प्लैनेट्स हार्ड है, रिजिड है, अर्थ के जैसे, पत्थर के जैसे। अर्थ कैसी है? रिजिड है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप अर्थ में अंदर गए और तैरते हुए निकल जाते हो, नहीं होता ऐसा। क्यों? वाई? बिकॉज अर्थ इज रिजिड। सो अर्थ के जैसे हैं, इसलिए इनको एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल का मतलब ही क्या होता? दे आर अर्थ लाइक। ये किसके जैसे हैं? देखो सारे के सारे अर्थ नहीं है मगर ये किसके जैसे हैं? अर्थ के जैसे हैं। अब ध्यान से देखो, इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में जो भी इनकी खासियत है वो इनकी शक्ल से दिखाई दे रही है। सबसे पहले इनका साइज। साइज कैसा है? दे आर स्मॉल इन साइज, बोल सकता हूं मैं। अच्छा, अगर कोई भी बॉडी साइज में स्मॉल रहती तो उसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था, जो बॉडी जितनी बड़ी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा। ये छोटे हैं तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहेगा? सो दे हैव लो ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इनका ग्रेविटेशनल फोर्स लो है तो देखना, जब सारे प्लैनेट्स बने होंगे तो शुरू में तो सब आग का गोला थे, बोल सकते हैं, क्योंकि सब टकरा के एक्रीशनरी प्रोसेस हुई होगी। सब आग का गोला थे, मतलब हर जगह आग ही आग थी। हर जगह आग थी तो बोले वॉल्केनिज्म था, यही तो बोल सकते हैं। वॉल्केनिज्म से क्या बाहर आती हैं? ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और जब भी गैसेस बाहर आती हैं तो वो एटमॉस्फेयर बना देती होंगी, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये तो मैंने बोला ही नहीं कि आज का एटमॉस्फेयर कैसा है। अदर प्लैनेट्स पे, जुपिटर पे भी एटमॉस्फेयर है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर अर्थ एटमॉस्फेयर। सो इन सारे प्लैनेट्स के पास क्या हुआ करता होगा? एटमॉस्फेयर। लेकिन
ये अपने एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर पाए। सो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, दीज प्लैनेट्स हैव वेरी थिन एटमॉस्फेयर। क्या बोल रहा हूं मैं, इनका एटमॉस्फेयर कैसा है, थिन एटमॉस्फेयर। वाई थिन, क्योंकि जो इनका इनिशियल एटमॉस्फेयर था दैट वाज वेरी थिक, ये उसको होल्ड नहीं कर पाए। क्यों नहीं होल्ड कर पाए, बिकॉज ऑफ लो ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कम था, सो एटमॉस्फेयर क्या कर गया, एस्केप कर गया। सो दे हैव, लिख दूं यहां पर मैं, थिन एटमॉस्फेयर बोल सकता हूं मैं। अब ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मून्स की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मून की, इनके पास कितने मून्स हैं, तो दे हैव आइदर नो और लो, हाँ लेस नंबर ऑफ मून्स लिख देता हूं, ठीक है, नो और लेस नंबर ऑफ मून्स। इनके पास नंबर ऑफ मून्स कैसे हैं, बहुत कम है। अच्छा किसके पास कितने हैं, मर्क्यूरी के पास मून है, नहीं है। वीनस के पास मून है, नहीं। अच्छा वीनस अर्थ का ट्विन था, व्हाई, बिकॉज इट इज 95% ऑफ द साइज ऑफ अर्थ। अर्थ के पास मून है, हाँ हमारा एक मून है। मार्स के पास 2, मार्स अर्थ से आधा है। इसका मतलब साइज से मून पता चलते हैं क्या, शायद मार्स के पास तो आधा मून होना था हमारे साइज से भी, लेकिन वो 2 लिए बैठा है। वाई, तो इसका मतलब ये भगवान की मर्जी थी, उन्होंने बोला ठीक है मार्स को 2 मतलब 2, समझ गए। मंगल ग्रह के पास कितने मून है, 2 मून है। लेस नंबर ऑफ मून है, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। दे लाई बिटवीन द सन एंड एस्टेरॉयड बेल्ट, दे आर वेरी क्लोज टू द सन, बोल सकते हैं। देखो एटमॉस्फेयर इनका थिन है, ये एटमॉस्फेयर इनका नहीं है, इसका सिर्फ एक कारण नहीं है, ये मतलब नहीं है कि इनका ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा था, कम था। दे आर मोर क्लोजर टू द सन। अब ये सन के जब पास थे, अब जब सन इनिशियली बन रहा होगा, इनिशियली मतलब जब सन भी नया नया बनना शुरू होगा, तब वो बहुत डेंजरस होगा, बोल सकते हैं। आज तो थोड़ा स्टेबल हो गया कुछ करोड़ों सालों में, बट जब सन इनिशियली बनता था तो ध्यान से देखो, सन के अराउंड ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ये एकदम लाइट सी दिखाई दे रही है, दैट इज कोरोना। इसका टेम्परेचर सन के सरफेस से भी ज्यादा है, व्हाई वी डोंट नो। लेकिन सन पे कोई ऐसा है क्या कि कोई माचिस जला के नहीं बैठा है, सन पे क्या चल रहा है, धमाके, बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट से आग बाहर निकलती है, और वो आग को बोला जाता है सोलर फ्लेयर्स। क्या बोला जाता है, सोलर फ्लेयर, क्योंकि वो आग कहां से निकलती है, सन से। तो ये प्लैनेट सन के काफी पास थे, प्लस इनका ग्रेविटेशनल फोर्स कम था, तो सन की सोलर फ्लेयर्स ने इनके एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया, ब्लो ऑफ कर दिया, समझ गए। सो व्हाई दे हैव वेरी थिन एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑल्सो। समझ में आ गया, सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं, इजी था। सोलर फ्लेयर्स के कारण नहीं दिखाई दे रहा है, इसको यहां लिख देता हूं, सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर ने क्या किया, ब्लो ऑफ कर दिया इनिशियल एटमॉस्फेयर। अच्छा देखना, अर्थ पे आज एटमॉस्फेयर है, हाँ है, इसका मतलब इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर भी पढ़ना पड़ेगा। अगर सन ने उस समय यह हरकत नहीं दी होती बुरी वाली कि इसका एटमॉस्फेयर ब्लो ऑफ कर दिया होता, तो शायद आज ये टॉपिक नहीं होता। लेकिन इनिशियल एटमॉस्फेयर तो चला गया, इसके पास दोबारा नहीं आ पाया एटमॉस्फेयर, क्योंकि आज ये ज्यादा ही पास चिपका हुआ है सन के। इसके पास भी एटमॉस्फेयर नहीं है, अर्थ के पास है बट वेरी थिन एटमॉस्फेयर, मार्स के पास भी बहुत कम एटमॉस्फेयर है। पर अगर अर्थ के पास दोबारा एटमॉस्फेयर आया, मींस देयर मस्ट बी अ प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेयर हैज इवॉल्व्ड वंस अगेन, बोल सकते हैं दोबारा इवोल्यूशन हुआ एटमॉस्फेयर का। तो एक टॉपिक आएगा इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, उसमें देखेंगे कि कैसे 3 स्टेज में अर्थ का एटमॉस्फेयर इवॉल्व करता है। पर ये समझ में आया, व्हाट आर इनर प्लैनेट्स, काफी आसान था। दूर चले तो ये कौन से हैं, बोले एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर, लेकिन क्यूपर बेल्ट के अंदर। क्यूपर बेल्ट और एस्टेरॉयड बेल्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। लेकिन क्यूपर बेल्ट में शायद आइसी बॉडीज ज्यादा होंगी, जो ज्यादा जमी हुई होंगी, बोल सकते हैं। भाई पानी है क्या अदर प्लैनेट्स पे, डेफिनेटली है, सब जगह है पानी। क्यों, क्योंकि जहां ठंडा पड़ता है वहां तो पानी होता है। भाई पानी किससे बनता है, H2O अगर ठंडी होके जम जाती है दैट इज वाटर। अगर H2O जम गई है तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसी बॉडीज। तो जहां आइसी बॉडीज है वहां वाटर तो डेफिनेटली है ही है। हो सकता है वो वाटर में कुछ और मिनरल्स और वो जहरीला हो गया हो, है ना, वो बात अलग है, लेकिन वाटर तो सब जगह, वाटर इज एवरीवेयर। अब इन प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं दैट आर आउटसाइड एस्टेरॉयड बेल्ट। देखें सबसे पहले इनको हम लोग बोलते हैं क्या, वी कॉल देम, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, या इसको मिटाता नहीं हूं, इसको भी लिखा रहने देता हूं, ये सोलर फ्लेयर्स को बस मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं, दैट इज आउटर प्लैनेट्स। एक मिनट, अब जो बाहर वाले प्लैनेट्स हैं उनको क्या बोला, आउटर प्लैनेट। अच्छा इनको बोला था इनर या फिर टेरेस्ट्रियल,
इनको एक और नाम से जानते हैं, अपने नेता ने बताया, दैट इज जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन बोले तो किसके जैसे हैं ये? जुपिटर के जैसे हैं। जुपिटर के जैसे हैं, ना कि सारे के सारे जुपिटर हैं। जुपिटर तो एक ही है, लेकिन बाकी के भी जुपिटर के जैसे हैं। और जुपिटर कैसा है बोले? जुपिटर इज अ गैस जाइंट, गैस प्लैनेट है, इसलिए इन प्लैनेट्स का एक और नाम है, दैट इज गैसियस प्लैनेट्स। तो गैसियस हो, जोवियन हो या आउटर प्लैनेट्स हो, ऑल मीन सेम। सबसे पहले इनको यहीं से देखते चलो। इनर प्लैनेट्स आर स्मॉल इन साइज, दे आर लार्ज इन साइज, लार्ज या फिर वेरी लार्ज इन साइज। दूसरा देखें, अगर इनका साइज स्मॉल था तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा था? कम था। अगर इनका साइज ज्यादा है, इट मींस दे हैव हाई ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हाई ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्लस दे आर, बोलो, फार्दर टू द सन। सन से कैसे हैं ये लोग? फार्दर टू द सन। व्हाट डज इट मीन? इनका इनिशियल एटमॉस्फेयर ब्लो ऑफ हुआ होगा क्या? नहीं। सो दे स्टिल हैव देयर इनिशियल एटमॉस्फेयर विद देम। सो आज भी हम यहां पर स्पेस यान या स्पेस शटल क्यों भेजते रहते हैं? टू स्टडी अबाउट द इनिशियल एटमॉस्फेयर, क्योंकि इनिशियल एटमॉस्फेयर से शायद हमको पता चले कि सोलर सिस्टम का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन एग्जैक्टली कैसे हुआ है। साइंटिस्टों को आज ये चीज बड़े अच्छे से पता है कि नेबुलर हाइपोथेसिस हुई या बिग बैंग थ्योरी हुई, ये कंप्लीटली रिडिकुलस थ्योरी, एकदम बकवास बोल सकते हैं। तो उनको खुद को डाउट है अपनी थ्योरीज पे, इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ यान वगैरह भेजते हैं टू स्टडी इनिशियल एटमॉस्फेयर। अर्थ पे इनिशियल एटमॉस्फेयर है क्या? नहीं। अर्थ पे तो एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है, और आज भी चेंज हो रहा है क्या? आंसर इज यस, क्योंकि हम लोग भी क्या करते रहते हैं? रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए आपको बोलते हैं रेस्पिरेशन कम करो, ताकि आप अर्थ के एटमॉस्फेयर को ज्यादा चेंज ना करो, कोशिश करो सांस ना लो। अब देखो आगे, आगे समझे। वो तो फार्दर थे, इनके अगर मैं नंबर ऑफ मून्स की बात करूं, सो दे हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स। लार्ज नंबर ऑफ मून्स बोले तो अब एनसीईआरटी तो बोलती है टोटली 63 मून्स है, बट देखा जाए तो इसके पास अराउंड 80 मून्स है। इसके पास कितने मून्स है? अराउंड बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्टली तुम देख लेना। इसके पास बोले कितने हैं? 85 मून्स है। वैसे आजकल बोलते हैं कि जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून्स है, तो हो सकता है इसके पास अराउंड 90 मून्स हो गए हो। कितने हैं? सैटर्न के पास थे, आजकल बोल रहे हैं जुपिटर के पास हो गए। तो तुम लोग वो देख लेना, डेटा फैक्चुअल जो भी हो। यूरेनस के पास भी है, छोटे 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 मून ही है इसके। ये क्या दिख रहे हैं? ये भी इसके मून्स ही हैं। अब ये छोटे छोटे 3 डायमंड नहीं बनाए, ये 3 मून बता रहे हैं वो लोग। अब आगे देखना, ये प्लेनेट के अराउंड क्या दिखाई दे रहे हैं? रिंग्स। तो क्या सिर्फ सैटर्न के अराउंड रिंग्स है? ऑल आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम। तो इनके अराउंड क्या लिख सकता हूं मैं? और क्या है इनके अराउंड? रिंग्स अराउंड देम। और ये रिंग्स क्या होता है? रिंग्स क्या होता है? हम लोगों ने रिंग्स की कल फोटो भी देखी थी। रिंग्स क्या है? रिंग्स एस्टेरॉयड बेल्ट के जैसे ही है, डस्ट है, गैसेज है, आइसी बॉडीज है, जो उस प्लेनेट के अराउंड घूम रही है, ना कि सन के अराउंड घूम रही है। तो बाद में हो सकता है वो जो रिंग्स है वो भी किस में कन्वर्ट होते जाए? मून में कन्वर्ट होते जाए, या नेचुरल सैटेलाइट उस प्लेनेट की बनती जाए। तो समझ में आ गया। सो रिंग्स सभी के अराउंड है, बोल सकते हैं। चारों प्लेनेट क्या हैं? गैस जाइंट हैं। अब देखना, ये वाले जो प्लेनेट्स थे इनको क्या बोला? बोले अर्थ के जैसे। बोले अर्थ कैसी है? बोलो, अर्थ इज, हाँ, सॉलिड एंड रिजिड। रिजिड मतलब इसकी डेंसिटी कैसी है? ज्यादा है। सो दीज प्लैनेट्स आर, जो इनर प्लैनेट्स है वो कैसे थे? डेंसर। ये वाले प्लैनेट तो कैसे हैं? बोले जुपिटर के जैसे हैं, गैसियस प्लैनेट है। और जुपिटर कैसा है? बोले, सो बोल दिया लेस डेंस। अब देखना, लेस डेंस में जो शनि ग्रह है, दैट इज द सैटर्न, इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। व्हाट डज इट मीन? कि ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। तो एक बड़ा बर्तन लाओ, इतना बड़ा हो, उसको पानी से भरो और उसके ऊपर क्या रख दो? अपने सैटर्न को, तो सैटर्न विल फ्लोट। समझ गए क्यों? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। अच्छा, अर्थ की डेंसिटी कितनी है? वाटर से ज्यादा है क्या? देखना, हम लोग ज्योग्राफी में बार बार यूज करेंगे डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी, और डेंसिटी को कोई यूनिट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको कंपेयर करेंगे किससे? विद दैट ऑफ वाटर। और वाटर की डेंसिटी क्या मान के चलते हैं? नंबर 1। सो बोले अर्थ की डेंसिटी कितनी है? 5। अरे 1 नहीं है यार, 1 कैसे हो सकती है? जब अपन ने देखा कि हाँ, जो डेंसर मटेरियल्स थे वो कहाँ गए थे? टुवर्ड्स द सेंटर, और पानी तो सरफेस के ऊपर है। सो अर्थ की डेंसिटी कितनी है? 5। मतलब ओवरऑल अर्थ की डेंसिटी बात करूं तो पानी से कितने गुना है? एक्चुअली 5 to 5.5 बोला जाता है। एग्जैक्टली नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें समझ में आई सोलर सिस्टम के बारे में। एक बॉडी और थी, दैट वाज प्लूटो। इसमें गायब दिखाई दे रहा है, चलो उसको देख लेते हैं। कहाँ गया वो? ये रहा। 2006 तक प्लूटो को बोला जाता था प्लूटो वॉज अ प्लैनेट टिल 2006, बट इन 2006 कब? हाँ, तो ये डेट भी बता दी इन्होंने, 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, क्या नाम है इसका?
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को अपने किससे, प्लेनेट के स्टेटस से क्या कर दिया, स्ट्रिप ऑफ कर दिया, मतलब हटा दिया। सो वाई प्लूटो वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेटस ऑफ प्लेनेट। हाँ, सो ध्यान से देखते हैं, फॉर एनी बॉडी टू बी कंसिडर्ड एज अ प्लेनेट, किसी भी बॉडी को प्लेनेट बनने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। प्लूटो नहीं कर रहा है, पर प्लूटो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बोल रहे हो प्लेनेट नहीं है, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट का मतलब होता है वो प्लेनेट नहीं है। समझ में आया? जैसे हिमालयास पढ़ते हैं, हिमालयास के ऊपर बोले कौन से हिमालयास हैं, ट्रांस, अगर नाम के आगे पीछे कुछ भी जुड़ गया इसका मतलब ये डुप्लीकेट है, तो ट्रांस हिमालय आर नॉट हिमालयास बोल सकते हैं। तो जो लेह लद्दाख के पहाड़ है क्या वो हिमालयास का पार्ट है? आंसर इज नो, वो उससे बहुत छोटे हैं। अगर प्लूटो के आगे ड्वार्फ लग गया, ड्वार्फ मतलब बोना, इसका मतलब ये प्लेनेट नहीं है। फॉर एनी बॉडी टू बी कंसिडर्ड एज अ प्लेनेट, तो फिर प्लेनेट कौन होते हैं? तो बोले जो भी प्लेनेट है, प्लेनेट बनने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? बोले 3 कंडीशंस आर नेसेसरी। अगर 3 में से एक भी फुलफिल नहीं हुई तो फिर प्लेनेट नहीं हो। पहली कंडीशन तुम सबको पता है, बोलो किसके अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए? द बॉडी मस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन। दूसरा, अगर बॉडी रिवॉल्व करती है सो इट मस्ट हैव इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ भाई देखना, ये क्या है? सन। अब बोलना सन छोटा नहीं है, सन बहुत बड़ा है, और अर्थ का इलिप्टिकल ऑर्बिट यही है, ये अर्थ है ना। अर्थ हर बार इसी ऑर्बिट में घूमती रहती होगी ना। सन का भी एक ऑर्बिट होगा, वो भी कहीं जा रहा होगा इधर उधर लेके सबको। ये क्या हो रहा है? अर्थ हमेशा इसी ऑर्बिट में घूमती, कभी इस ऑर्बिट को छोड़ेगी क्या? अगर अर्थ ने इस ऑर्बिट को छोड़ा तो सन ने उसको पकड़ा। समझ गए? अब देखना, अर्थ की 2 पोजीशन हो सकती हैं, एक दूर है वो सन से अभी सबसे ज्यादा, तो क्या बोला? एपीजी। पर एपीजी तो मून के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, है ना। सो एपी सेंटर, तो इसको पोजीशन को क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एपी, API CENTRE, एपी सेंटर मीन्स फारदेस्ट। और अगर अर्थ यहां हुई तो बोलेंगे पेरी सेंटर। क्या बोलेंगे? पेरी सेंटर। अब देखना, सन हमेशा अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो जब अर्थ सन से दूर रहेगी तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स सन का कम हो जाएगा, तो उसकी स्पीड भी घूमने की कम हो जाएगी। सो अर्थ कैसे घूमती? देखो धीरे धीरे चल रही है, और जैसे जैसे पास आएगी स्पीड से निकलेगी। क्यों? क्योंकि जब वो सन के पास आएगी तो उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, अदरवाइज सन उसको खींच लेगा। अब ये भी भगवान ने क्या बनाया है कि कब अर्थ को क्या करना है? एक्सेलरेट। अर्थ को पता है, तो हर पॉइंट पे वो अपनी स्पीड को क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है। और अगेन ये भी किसने बनाया? भगवान ने उसको, अर्थ को एक सिस्टम समझा दिया, मतलब अर्थ के पास भी अपना दिमाग होगा। अर्थ इज ऑल्सो लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक इंजन, उसको पता है कब मेरी स्पीड बढ़ाना है, कब मेरी स्पीड घटाना है। अगर वो जब सन के सबसे ज्यादा पास आएगी तो यहां से शायद बड़ी स्पीड से निकल जाएगी। क्यों? अगर नहीं निकलेगी तो सन उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और अर्थ गई तो मून भी गया। समझ गए? इजी था ये। अब देखना, तो दूसरी कंडीशन क्या थी? उसके पास अपना क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव इट्स ओन, मस्ट हैव इट्स ओन, खुद का क्या होना चाहिए? हाँ, ऑर्बिट। और ऑर्बिट तो हमेशा कैसा रहता? बोले इलिप्टिकली रहता। बोले ये भी क्यों? बस भगवान ने रूल बनाया है। साइंस तो बस ये प्रूव करती है कि ऑर्बिट को स्फेरिकल होना चाहिए, मगर ऑर्बिट हमेशा कैसा रहता है? स्फेरिकल, एंड वी हैव नो आंसर अबाउट इट। अब तीसरा देखें, देखो प्लूटो क्या सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था? हाँ। उसके पास उसका खुद का ऑर्बिट था? बोले हाँ। सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है उसमें प्लूटो क्या कर गया? फेल। और अगर एक भी कंडीशन में फेल कर गया तो बोले अब आप प्लैनेट नहीं हो। बोले प्लैनेट बनना है तो तीनों, मतलब तीनों, 3 से एक भी कम नहीं। तीसरी कंडीशन क्या है? कि जो भी उसका ऑर्बिट है, फॉर एग्जाम्पल किसका ऑर्बिट मैं मान रहा हूं? प्लूटो का। अगर प्लूटो का ऑर्बिट है और अगर उसके ऑर्बिट में कोई भी थर्ड बॉडी आ जाती है, कोई पत्थर आ गया, कोई डस्ट आ गई, कोई गैसेज आ गया, कोई एस्टेरॉइड आ गया, कोई भी बॉडी आ गई, सो उसको हमेशा कौन खींचेगा? प्लूटो। क्योंकि प्लूटो के ऑर्बिट में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स किसका होगा? उसी प्लेनेट का होना चाहिए। तो प्लूटो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाया क्या? नहीं, क्योंकि कई बार प्लूटो के ऑर्बिट में कोई चीज आती है और उसको नेपच्यून अपनी तरफ खींच लेता है। तो नेपच्यून ने बेचारे का क्या करा? प्लेनेट स्टेटस छिनवा दिया। तो यहां पर ध्यान से देखो, प्लूटो के ऑर्बिट को कौन ने क्रॉस कर दिया? नेपच्यून ने। तो अगर यहां पर कोई बॉडी आई, कोई एस्टेरॉइड आया, उसको खींचना किसको चाहिए? प्लूटो को। लेकिन कौन खींच लेगा? नेपच्यून। नेपच्यून बहुत बड़ा भी है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसलिए मोर परफेक्ट है। दिख रहे हैं रिंग्स, जुपिटर के अराउंड, सैटर्न के अराउंड, यूरेनस के अराउंड, नेपच्यून के अराउंड। ये लोग भी भूल गए पर है, ध्यान रखोगे। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी का डायग्राम है।
सो तीन कंडीशन में से प्लूटो दो सेटिस्फाई करता है, एक नहीं करता, जिसके कारण प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। बड़ा आसान था, है ना। अब देखना, अब सन की इमेज कैसे दिखाऊं मैं। सन पे क्या चलते हैं, धमाके। रुकना एक बार मैं देख लूं जरा, अगर मैंने कहीं दिया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और है सोलर स्पॉट्स का, वो भी दिखा देता हूं। ये रिंग्स कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, कल भी देख लिए थे अपन ने। दीज आर द रिंग्स अराउंड सैटर्न। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताना चाहता था मैं। ध्यान से देखो, सन में कई कई जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं काले काले धब्बे, ये काला धब्बा, ये काला धब्बा। सो यहाँ पे क्या आग बुझ गई है इसमें? मैं यही पूछ रहा हूँ। अच्छा देखो अब ध्यान से, ये दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस, दिस इज, देखो यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रही है, दिस इज सोलर फ्लेयर। दिख रही है कैसी आग बाहर निकल गई अचानक से। तो बेचारा कोई अगर आसपास होगा तो वो तो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आग ये कोई माचिस की तीली नहीं है, बहुत खतरनाक निकलती है। और ये जो इसके अगल बगल ग्लो कर रहा है, दैट इज कोरोना। इसको क्या बोलते हैं? वो कोरोना वायरस नहीं, कोरोना। इसका टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर? ये कोरोना का टेम्परेचर सन के सरफेस से भी ज्यादा रहता है। अभी क्यों? अगेन वी डोंट नो। सोलर फ्लेयर्स कैसे निकलती है वो दिखाई दे रहा है ना। ऐसे सब जगह निकलती होगी, देखो यहाँ पर भी निकलती दिखाई दे रही है, हाँ। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो काले काले स्पॉट्स हैं ये क्या हैं? सो देखो सन पे क्या होता है, कहीं जगह अगर काले स्पॉट हैं तो कई जगह बहुत ब्राइट स्पॉट भी दिख रहे हैं, दिख रहा है? ये ब्राइट स्पॉट, ये ब्राइट स्पॉट, ये ब्राइट स्पॉट, ये ब्राइट स्पॉट, ये ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है सबको। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर आग बुझ गई है। हम जब भी सन को देखते हैं, सन पे जल रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, आग जल रही है, सो कई बार सन के नेबरिंग एरिया में, उसके आसपास वाले एरिया में ज्यादा एक्सप्लोजन होते हैं। ज्यादा एक्सप्लोजन होने के कारण ये एरिया हमको कंपैरेटिवली कैसे दिखाई देते हैं? डार्कर। असल में ये डार्क हुए क्या? हमारी आंखों को इल्यूजन होता है, हमको लगता है शायद यहाँ आग बुझ गई है, ऐसा नहीं है। यहां पर ज्यादा धमाके शुरू हो गए हैं, बोल सकते हैं। अब धमाके हो रहे हैं मतलब क्या निकल रही है? उसको बोलते हैं, ये जो काले धब्बे दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम सन स्पॉट। इनको हम क्या बोलते हैं? सन स्पॉट। अगर ज्यादा सन स्पॉट रहेंगे इसका मतलब क्या है? ज्यादा सन स्पॉट है मतलब सन के ऊपर ज्यादा धमाके हो रहे हैं, तो हम तक ज्यादा लाइट पहुंचेगी और शायद ज्यादा सोलर फ्लेयर्स निकलेंगी तो हमारी सैटेलाइट को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। ज्यादा सोलर स्पॉट दिख रहे हैं इसका मतलब सन के सरफेस पे ज्यादा धमाके हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आग कम निकल रही है और ज्यादा निकल रही है। क्यों? क्योंकि अब हमको एरिया कंपैरेटिवली ज्यादा काला काला दिखाई दे रहा है। समझ गए व्हाट आर सोलर फ्लेयर्स? इजी था। सोलर सिस्टम में किसी को कोई डाउट नहीं? तो कुछ क्वेश्चंस देख लें सोलर सिस्टम पे अपन लोग फटाफट। आंसर तो तुम लोगों ने देख ही लिए होंगे, 2-3 के तो एटलीस्ट। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा। ये तो खैर आंसर क्या है इसका? बी। देख लो, बड़ा आसान है। क्या बोल रहा है? फॉर अ प्लैनेट, कॉमेट और एस्टेरॉइड मूविंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, विच इज द पॉइंट एट वेयर इट कम्स क्लोजेस्ट टू द सन। सबसे सन के सबसे पास वाली पोजीशन तो बोले पेरी सेंटर। पी मतलब पास, पी मतलब पेरी सेंटर, ध्यान रहेगा। तो ये पेरी सेंटर और ये वाला एपी सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर भी बी है। पर एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, बड़ा आसान है। चलो देख लेते हैं। What do the rings around Jupiter, Saturn, Uranus largely contain? Jupiter, Saturn और Uranus that are outer planets, उनके अराउंड क्या है? बोले रिंग्स। उसमें क्या है? व्हाइट ड्वार्फ फ्लक्स, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, तो बोले ये नहीं हो सकती क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, देखो आइसी डस्ट, लार्ज रॉक्स एंड मून्स ऑफ द प्लेनेट, ये हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स ओनली, क्या सिर्फ कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स हैं? डस्ट नहीं है, गैसेस नहीं है, आइसी बॉडीज नहीं है, तो बोले ये तो ओनली मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट। सैटेलाइट ऑफ दीज प्लैनेट्स ओनली, सिर्फ ओनली आएगा क्या? नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी, दैट इज आइसी डस्ट, लार्ज रॉक, मून्स ऑफ अदर प्लैनेट्स। और ये कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत आसान है, जल्दी से इसका आंसर कर दो। इनको कर दो फटाफट, 5-7 क्वेश्चन है, फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ को स्टार्ट करके सी। चलो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या पूछ रहा है? करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट। कई बार इनकरेक्ट भी पूछता है, इसलिए इस पे ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल प्लैनेट्स बिटवीन अर्थ एंड सन इन अवर सोलर सिस्टम कंटेन्स वॉल्केनोस।
अर्थ और सन के बीच में जो भी प्लैनेट्स हैं उन पे वॉल्केनोज हैं। देखो हम लोगों को पता है सारे बने किससे हैं, एक्रीशनरी प्रोसेस। एक्रीशनरी प्रोसेस मतलब बोलो धमाका हुआ होगा, वॉल्केनिज्म हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं तो वॉल्केनिज्म हो रहा होगा। अच्छा वैसे अर्थ और सन के बीच में कितने प्लैनेट्स हैं? दो। कौन कौन से? मर्क्यूरी और वीनस। मर्क्यूरी बहुत छोटा है। अच्छा एक बात बताना, इतने सारे प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स, सबसे तेज रिवॉल्यूशन कौन करता होगा? मर्क्यूरी। क्यों? बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। सबसे स्लो रिवॉल्यूशन कौन करता होगा? नेपच्यून। व्हाई? बिकॉज इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। एक होता है रिवॉल्यूशन, बड़ी स्पीड से घूमना, और एक होता है रोटेशन। रोटेशन तो जुपिटर 9 साढ़े 9 घंटे में ही कर लेता है, वो हमसे बहुत बड़ा है, फिर भी उसका एक दिन कितने घंटे का होता है? 9। वीनस अपना इतना स्लो रोटेट करता है कि 250 साल लगा देता है अराउंड एक दिन में। आप गए बोले एक दिन रहने गया हूँ, तो मतलब 250 साल रह लिया आप वहाँ पे, समझ गए? सेकेंड देख लो, देयर इज एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइस एज वेल एज वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट्स अदर देन अर्थ। अब देखना, ये नहीं भी पता है आपको कि एग्जिस्टेंस है या नहीं है, एविडेंस मिले या नहीं है, लेकिन उसने पूछा है, अगर एग्जामिनर को ये स्टेटमेंट को गलत देना है तो उसको दुनिया भर की सारी किताबें पढ़ना पड़ेंगी, तब वो ये गलत बोल पाएगा। और अगर कोई ने एक ने भी मुंह उठा के बोल दिया कि मुझे पानी मिल गया है, तो फिर उसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये जो जनरल स्टेटमेंट है ये क्या होंगे? हमेशा करेक्ट ही होंगे, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बी, चलो देख लेते हैं क्या पूछा है। करेक्ट पूछा है, द टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स आर लार्जली डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द फॉर्मर। फॉर्मर मतलब पहले वाले को बता रहा, तो पहला वाला क्या है बोले? टेरेस्ट्रियल। सो वो क्या बोल रहा है कि पहले वाले में मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से एटमॉस्फेयर जा चुका है। दूसरा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इनेबल्ड दिस लॉस ऑफ एटमॉस्फेयर। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में से एटमॉस्फेयर का लॉस क्यों हुआ? 2 रीजन थे। फर्स्ट, दे आर क्लोज टू द सन, बोल सकते हैं, जिसके कारण सोलर फ्लेयर्स ने क्या करा? उनका एटमॉस्फेयर ब्लो ऑफ कर दिया। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा क्या है? हाँ, लो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। बोल सकते हैं इनका साइज कैसा था? छोटा साइज था, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा था? कम था, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का लॉस हो गया। देख लेते हैं। पहला बोल रहा है देयर लार्ज साइज एज कंपेयर्ड टू मोस्ट जोवियन प्लैनेट्स। क्या जोवियन प्लैनेट से बड़े थे? अरे तो बहुत पिद्दू से, इवन जोवियन प्लैनेट्स के मून भी हमारी अर्थ से बड़े हैं। दूसरा देखो, देयर नियरनेस टू द सन, वो सन के पास थे। हाँ, सन के पास थे तभी सोलर फ्लेयर्स ज्यादा लगी और एटमॉस्फेयर उड़ गया। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज 2 ओनली। इजी था। ये रहे अपने इनर प्लैनेट्स, दे आर क्लोज टू द सन, बोल सकते हैं सन के पास थे। और फिर क्या था? इसके 2 मून है। और क्या था? दूसरा बोलो, सन के पास थे प्लस इनका साइज छोटा था, जिसके कारण लो ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो अपने इनिशियल एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर पाए। ऑन दी अदर एंड दीज आर लार्ज जाइंट्स। दिख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं ये, है ना? इसमें कितनी अर्थें आ जाएंगी वो इमेजिन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सी क्या आ रहा है? चलो देख लेते हैं। साइकिल ऑफ सोलर स्पॉट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द क्लाइमेट ऑन अर्थ बाय लीडिंग टू। सोलर स्पॉट की बात कर रहा है। सोलर स्पॉट ऑलरेडी टोल्ड यू, सोलर स्पॉट मतलब दीज डार्कर रीजन्स आर सोलर स्पॉट। ज्यादा सोलर स्पॉट मतलब ज्यादा सोलर एक्टिविटी हो रही है, ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब मोर सनलाइट विल रीच टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, मोर सोलर फ्लेयर्स निकलेंगी, मोर सोलर एक्सप्लोजन हो रहे होंगे। तो बस ये चीज ध्यान रखना। चेंज इन सोलर आउटपुट, हाँ अगर ज्यादा सोलर स्पॉट है, देखो अब कितना आसान स्टेटमेंट है। अगर वो बोलता इंक्रीज इन सोलर आउटपुट, डिक्रीज इन सोलर आउटपुट, तो अपने को डाउट होता, लेकिन ये तो सिंपल बेचारा क्या बोल रहा है कि बस चेंज हो रहा है। हाँ बोले चेंज तो हो रहा है, ओके, तो आंख बंद करके लगाना। रिवर्सल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाती है। सोलर आउटपुट तो हर पॉइंट पे चेंज होता होगा, कभी कहीं ज्यादा धमाका हो गया, कभी कहीं धमाका हो गया, तो हर एक सेकंड में बदलता होगा। तो क्या इससे हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बार बार बदलती? क्या अर्थ ये तमाशे नहीं करती है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना, दिस इज रॉन्ग। रिवर्सल कुछ नहीं होता। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होती है, जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं। एक्चुअली दैट इज नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज द साउथ पोल, मतलब अंटार्कटिका में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। अपन पढ़ेंगे आगे इंटीरियर ऑफ अर्थ में कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड भी सोलर फ्लेयर से हमको बचाती है। सोलर फ्लेयर आती हैं, आज अर्थ का एटमॉस्फेयर लेके क्यों नहीं भाग जाती हैं? ये तो आज भी है, अर्थ आज भी सन के पास है, क्यों नहीं ले जाती है? क्योंकि अर्थ क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर अर्थ, अर्थ के अराउंड क्या है बोलो?
मैग्नेटिक फील्ड, ये जो साउथ पोल है दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती तो ऐसे ही चलती होंगी, बोल सकते हैं। सो आज अर्थ में क्या है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर दूर तक गई हुई है। हाँ, सो ये जो जब सोलर फ्लेयर आती है ना, सन आता है ना, सो इसमें जो हार्मफुल रेडिएशन रहते हैं गामा रेज और एक्स रेज, तो ये सोलर रेडिएशन उनको क्या करती है, गामा रेज और एक्स रेज को पहले ही भगा देती हैं और अर्थ के सरफेस तक आने ही नहीं देती हैं। एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सन। सो मैग्नेटिक फील्ड का भी एक काम है, कोई चुंबक खेलने के लिए नहीं बना है। तो दूसरा देख लेना, रिवर्सल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं ये होता है लेकिन इस कारण से नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट इज वन ओनली, दैट इज ए। इजी था। नेक्स्ट देख लो, अगेन फैक्चुअल है थोड़ा सा, पर मैंने बता दिए हैं सारे फैक्ट्स आप लोगों को। सी, चलो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन है। मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स डू नॉट हैव सैटेलाइट ऑफ देयर ओन। देखो मर्क्यूरी की नहीं है माना, वीनस की नहीं है, लेकिन मार्स के पास 2 हैं। सो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली इनकरेक्ट है, सो उसको इनकरेक्ट मानना पड़ेगा। वीनस कैन बी सीन इन द स्काई ओनली ड्यूरिंग सनसेट, सनसेट में भी दिखाता है और सनराइज में भी दिखाता है वो, सो उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। किसको? अपने वीनस को। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट सैटर्न इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, हाँ मैंने बताया था वो पानी में तैरता है, तो आंसर इज 3 ओनली, दैट इज सी। इजी था इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। ये देख लो, एजवर्थ क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट कहाँ था? नेपच्यून के बाहर, डायग्राम में देखा था अपन ने। हाँ जल्दी से इसका आंसर करो। नन, चलो शिवम ने बोल दिया नन, तो नन होगा। द एजवर्थ क्यूपर बेल्ट, अब देखो कंफ्यूज करने के लिए ज्यादा स्मार्टनेस दिखा रहा है, एजवर्थ भी लिख रहा है आगे, ठीक है। एजवर्थ बोले एज ऑफ द सोलर सिस्टम पे, वो वर्थ मतलब उसकी जो भी होगा, आदमी का नाम भी हो सकता है। क्यूपर बेल्ट हमको याद है, लाइज बिटवीन अर्थ एंड मार्स, अर्थ और मार्स के बीच कौन सा बेल्ट है? कोई बेल्ट नहीं है। मार्स और जुपिटर के बीच में है, तो इसके बीच तो कोई बेल्ट है ही नहीं, तो इसलिए घबराना ही नहीं है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द सोलर विंड डिस्चार्ज रिसीव्ड बाय अर्थ, क्या क्यूपर बेल्ट से हमारे पास सोलर डिस्चार्ज आता तो फिर सन के झक मरा रहा है, तो ये भी गलत है, सन की जगह थोड़ी ले रही है इसने। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट क्या है इसमें से? नन ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। ये रहा क्यूपर बेल्ट, कहाँ है बोले? दिस इज क्यूपर बेल्ट। क्या ये कोई आग वाग निकाल रहा है तो ये सोलर डिस्चार्ज कर सकता है, बिकॉज इट इज नॉट सन। ये मार्स और अर्थ के बीच में भी नहीं है, ये तो कहाँ है? इट इज बियॉन्ड नेपच्यून। किसके बाहर है ये? नेपच्यून के भी बाहर है। अच्छा एक चीज और देखना, ये क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट इज दिस? अ कॉमेट। क्या है ये? कॉमेट। कॉमेट जैसे जैसे मान लो ये क्यूपर बेल्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट निकल गया, भटक गया, वो बेचारा भटक गया, तो क्या होगा? अगर वो सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा तो जो भी बॉडी बड़ी होगी वो उसको अपनी तरफ खींचेगी। अगर वो इनके किसी के भी ऑर्बिट में फंस गया तो ये उसको खींच लेंगे, नहीं फंसा तो सन तो खींचेगा ही खींचेगा, मतलब उसका मरना तो तय है। अब वो निकल गया, मान लो उसको सन ने खींचना स्टार्ट करा, तो ये कैसा ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, ग्लो ऐसा कर रहा है, ध्यान से देखोगे, ये आगे बॉडी है और ये पीछे पूरा उसकी एक टेल बनती हुई जा रही है। इसका मतलब इसमें क्या लग गई है? आग। क्यों? क्योंकि आईसी बॉडी पहले दूर थी, जैसे जैसे सन के पास आएगी तो वोलेटाइल मटेरियल क्या करना शुरू कर देंगे? बर्न करना शुरू कर देंगे, और बर्न करेंगे तो हमको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जब रात में तारा टूटता है और आप लोग विश मांगते हो, तो वो तारा नहीं टूटा है, कोई मर गया है बेचारा, कोई एक एस्टेरॉइड वगैरह अर्थ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है और उस बीच उसमें क्या लग गई है? आग। अब आप मरते से भी मांग ले रहे हो, समझ गए? वो बेचारा खुद मर रहा है, वो सोचता होगा कि जा मौज कर। तो ये क्या है? कॉमेट। और कॉमेट में टेल क्यों दिखाई देती? व्हाई दिस टेल इज विजिबल? क्योंकि ये सन के पास आती है और इसमें वोलेटाइल मटेरियल क्या करते हैं? इवेपोरेट या फिर बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण टेल बन जाती है, और टेल के कारण ही कॉमेट दिखाई देना स्टार्ट होता है। अदरवाइज कॉमेट तो बहुत छोटा है, लेकिन जब वो जलता है तो दिखाई देना शुरू हो जाता है। टूटता तारा जब वो बाहर था तब नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही अर्थ में घुसता है अचानक से आग लगती है और फिर दिखाई दे जाता है और खत्म, चंद सेकेंडों में जल के राख हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर जल्दी से देख लेते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर, वापस अपन अपनी चलते हैं ब्लैंक स्लाइड्स पे। हमारा इनिशियल एटमॉस्फेयर, हमारा प्लस हमारे 4 इनर प्लैनेट्स का इनिशियल एटमॉस्फेयर तो ब्लो ऑफ कर दिया था, बिकॉज inner planets are closer to the sun, plus they have less gravitational force, because of which they cannot hold their initial atmosphere. So initial atmosphere तो क्या हुआ? blow off. So अगर कोई भी बात करे evolution of atmosphere की,
सो आप बोलोगे इवोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन मतलब कि कैसे एटमॉस्फेयर बना प्लस कैसे वो इवॉल्व हुआ और आज के प्रेजेंट स्टेट में आ गया। तो बोले उसमें 3 स्टेजेस है। कितनी स्टेज है, 3। तो पहली स्टेज इज स्टेज 1, फिर क्या आएगी स्टेज 2, फिर स्टेज 3। स्टेज 1 में तो क्या हुआ बोलो, लॉस ऑफ इनिशियल, शुरुआत वाला, या फिर प्रीमॉर्डियल, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। तो पहले हमारा जो एटमॉस्फेयर था उसका लॉस हो गया। क्यों हो गया वो अब आपको पता चल गया। 2 रीजन थे उसके पीछे, सन के पास थे ये प्लैनेट्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स लो था। अब चला गया तो अब हमारी अर्थ तो एक बेयर पत्थर बन गई होगी, बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बचा बेचारी के पास। लेकिन अभी भी हमारी अवर अर्थ इज स्टिल हॉट एंड मोल्टन स्फीयर, अभी भी वो एक आग का गोला है। आग का गोला है मतलब वहाँ क्या चल रहा होगा, वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म से क्या हो रहा होगा, बहुत सारी गैसेस बाहर आ रही होंगी, और अगर बहुत सारी गैसेस बाहर आ रही होंगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट आउट गैसिंग, है ना। बहुत सारी गैसेस वोल्केनिज्म के थ्रू बाहर आई होंगी, आउट गैसिंग हुई होगी। अच्छा, आउट गैसिंग हुई होगी, धीरे धीरे आप ठंडी हुई होगी, ठंडी हुई होगी तो कंडेंसेशन हुआ होगा, कंडेंसेशन हुआ होगा तो बहुत बारिश भी हुई होगी। तो अर्थ जब पूरा आग का गोला थी तो खूब गैसेस निकली, खूब जहरीली, सल्फर मल्फर CO2 वगैरह बहुत निकली। लेकिन जैसे जैसे अर्थ ठंडी हुई तो गैसेस भी क्या हुई, कंडेंस हुई, कंडेंस होंगी तो फिर वो क्या होगी, बारिश होने लग जाएगी। अर्थ जब बनी होगी तो एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा कोई मोल्ड करके घिस के नहीं बनाई थी उसको, तो उसमें बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढे भी थे, खूब पानी गिरा और वो पानी कहाँ भर गया, उन बड़े बड़े गड्ढों में, दैट फॉर्म्स द ओशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब डी गैसिंग हुई, डी गैसिंग के कारण क्या हुआ, दोबारा एटमॉस्फेयर का जन्म हुआ, बोल सकते हैं डी गैसिंग मतलब अ न्यू एटमॉस्फेयर इज फॉर्म्ड। अभी ये एटमॉस्फेयर काफी जहरीला है, लेकिन ये धीरे धीरे समय के साथ अब बदलेगा, लेकिन बना तो एटमॉस्फेयर किसके थ्रू है, जो नया वाला है, डी गैसिंग के थ्रू। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जब डी गैसिंग हुई तो इसमें मेनली कौन सी गैसेस बाहर निकली, सल्फर, है ना, सल्फर, CO2, हाँ, जो भी और भी जो भी आज गैसेस हैं वो सब निकली, वो समझ जाना तुम लोग। CO2 बहुत ज्यादा निकली। अगर आज CO2 ज्यादा होती तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि CO2 अर्थ को क्या कर देगी, वार्म कर देगी, और आने वाली क्लासेस में समझेंगे। मगर CO2 की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा CO2 थी और बहुत ज्यादा पानी गिरा तो पूरा का पूरा CO2 किस में मिक्स हो गई, उस रेन वाटर में। और रेन वाटर कहाँ जाके स्टोर हो गया, ओशन में। सो ओशंस आर द स्टोर हाउस ऑफ CO2। बड़ा आसान था ये। हाँ, जब भी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आती है, स्पेशली कहाँ पे, दिल्ली में, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम पटाखे जलाने से आती है, नहीं आती है। अभी कोई ने पटाखे नहीं जलाए, एक भी पटाखा नहीं फोड़ा है, पर अभी दिल्ली में प्रॉब्लम आ चुकी है। दिल्ली में प्रॉब्लम है पराली की। दिल्ली की ज्योग्राफी ही ऐसी है कि वहाँ पर क्या होता है, हमेशा पॉल्यूशन रहता है ये 3, 4, 5 महीने। चाहे तुम उसमें कुछ बेवकूफ़ डीजल इंजन को बंद कर देते हैं, कुछ बोलते हैं गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये नहीं चलाएंगे, और D1 फलाना ढिमका, सारी फेल्ड स्कीम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। आप डीजल गाड़ी नहीं चलाओगे उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नेचुरल ज्योग्राफी है वो वहाँ पर क्या करने वाली है, पॉल्यूशन है। आप बोलो मैं वॉल्केनो के बगल में रह रहा हूँ, पॉल्यूशन नहीं हो, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। लेकिन जब जब दिल्ली में बारिश होती है तो क्या बोलते हैं, रेन ब्रिंग्स रेस्पाइट, मतलब रेन आई तो क्या है, आराम आ गया। क्यों, क्योंकि रेन आती है तो वो किसको सॉल्यूबल कर लेती है, CO2 को, और CO2 को कहाँ, जमीन में बगरा देती है। ये चीज़ समझ में आ गई। पटाखे वटाखे जलाते हो तुम लोग, पटाखे जलाना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। पटाखे अगर कोई बोले नहीं जलाना तो एक नहीं फिर 2000 के जलाना, फिर वो बोले बिल्कुल बैन है तो फिर 5000 के जलाना। क्यों, फेस्टिवल्स नहीं मनाओगे तो फेस्टिवल्स की डेथ हो जाएगी, समझ गए। रावण जलता, आतिशबाजी होती है, कितने लोगों का एंटरटेनमेंट होता है, बोल सकते हैं। रावण का भी होता, रावण भी एंटरटेनमेंट करता होगा। रावण तो कोई राक्षस था ही नहीं, वो तो भगवान का दास था, ठीक है। रावण तो क्या था, भगवान के द्वारपाल ही तो थे। उनको ऋषियों का श्राप था कि या तो तुम अब भगवान से अपने दूर रहो, 7 जन्म जाओ या 3 जन्म। तो उन्होंने ही चुना कि भाई हमको 3 जन्म राक्षस की योनि में भेज दो, ताकि हम अपने प्रभु से ज़्यादा दिन दूर ना रहें। एक बार क्या बना, कंस, एक बार हिरण्यकश्यप और एक बार रावण, समझ गए। वो तो ऑलरेडी भगवान के भक्ति थे और उनको भगवान ही ने तारा, भगवान ही ने उनको क्या दी, हमेशा मुक्ति दी, समझ गए। तीसरी स्टेज, रावण की जब मृत्यु हो रही थी ना, तब रावण और राम का संवाद भी है बहुत सुंदर। अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो, रामचरितमानस पढ़ते हो, बहुत अच्छा है। जब रावण मर रहे थे तो रावण ने राम से कहा कि महोदय मेरे जो आराध्य हैं, रावण किसको पूछता था, भगवान शिव को। तो रावण बोलता है कि महोदय मेरे जो आराध्य हैं वो आपके परम भक्त हैं। तो भगवान शिव का एक अवतार भी था जिसका क्या नाम था, हनुमान, और हनुमान इज द बेस्ट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम। बोलते हैं
तो वो बोलता है कि महोदय मेरे आराध्य आपके क्या हैं, परम भक्त हैं। तो फिर राम ने पूछा कि फिर आपने मुझसे दुश्मनी क्यों की? तो बोले मैं तो मुक्ति चाहता था। तो बोले ये तो आप मुझसे मित्रता करके भी मुक्ति पा सकते थे। तो रावण ने जवाब दिया कि अगर मैं आपसे क्या करता, मित्रता करता, तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती, और रावण को ज्ञान से भी मुक्ति चाहिए थी, क्योंकि ज्ञान इतना था कि वो ज्ञान का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। सारी शक्तियां प्राप्त थी उसको, पता है ना। तो ये सब चीजें क्या है, आराम से देखते रहना। चलो अपन वापस आ जाते हैं स्टेज 3 पे। अभी यहां पर किसका ओरिजिन हो चुका है? ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। आराम से दिवाली मनाओ, खूब फटाके जलाओ, बस कपड़े बचा के और आंख बचा के, समझ गए? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रदूषण तो चलता रहता है, अगले दिन पता नहीं चलता, कचरा गाड़ी में सब बम चले जाते हैं। तीसरी स्टेज कौन सी स्टेज आती है? थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या हुआ? ओरिजिन तो हो गया एटमॉस्फेयर का, लेकिन काफी जहरीला एटमॉस्फेयर था। अब धीरे धीरे क्या हुआ? चेंज आना शुरू हुआ। चेंज या फिर क्या बोल सकते हैं नाउ? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ व्हाट? इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर। क्या बोल सकता हूं? इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर धीरे धीरे क्या होता रहा है? चेंज। चेंज किसके थ्रू होता रहा है? थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। और आज भी ये चेंज हो रहा है क्या? हाँ, अगर सांस लेते रहोगे तो एटमॉस्फेयर चेंज होता रहेगा और आप ये प्रोसेस को बदलते रहोगे। समझ गए? बड़ा आसान था इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर यही सारी चीजें दी हुई हैं। स्टेज 1 2 3। पहली स्टेज में क्या हुआ? लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। दूसरी स्टेज में हॉट इंटीरियर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हॉट इंटीरियर बोले तो वॉल्केनिज्म, और उस प्रोसेस को क्या बोला? वी कॉल इट डी गैसिंग। गैसेस बाहर आ रही हैं अभी। तीसरी स्टेज में क्या हुआ बोलो? composition of this atmosphere was modified by living organism through photosynthesis and respiration। आसान था। एक क्वेश्चन बोलो, बता देता हूं। एक्सोप्लैनेट बताया नहीं है मैंने क्या होता है। एक्सोप्लैनेट वो बॉडी होती है जो ऑर्बिट करती है किसी स्टार को, लेकिन वो स्टार हमारा सन नहीं है, मतलब दूसरे सन के भी फैमिली होगी, उनके भी सोलर सिस्टम होंगे। सो एक्सोप्लैनेट वो बॉडी होती है जो अदर स्टार के अराउंड रिवॉल्व करती है अदर देन अवर सन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लैनेट दैट डज नॉट ऑर्बिट द सन एंड इंस्टेड ऑर्बिट अ डिफरेंट स्टार, दैट इज ए। अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी अपन ने ज्योग्राफी पढ़ा नहीं है, तो जब पढ़ेंगे तब उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी वही है, सॉल्स्टिस वगैरह, इसको कल कर लेंगे, लास्ट क्लास फिनिश कर देंगे इसको अपन, डोंट वरी, एक दिन का टॉपिक है। ये वाले को भी कल ही करेंगे, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं जल्दी से, इंटीरियर ऑफ अर्थ, बस 15 मिनट, उसके बाद फिर फ्री। क्या पढ़ना है अब अपने को? इंटीरियर ऑफ अर्थ। देखो ज्योग्राफी में हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ को धीरे धीरे समझना शुरू किया। पहले अर्थ का जन्म हुआ, फिर उसका इवोल्यूशन हुआ, एटमॉस्फेयर आया। अब सरफेस पे आ जाएं उसके, अब सरफेस पे आ जाते हैं। अभी बहुत हवा हवाई बातें हो गई। अब जो स्टडी होगी शायद वो रियलिस्टिक है। अभी तक तो क्या है, बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे साइंटिस्ट, हर कुछ बता रहे थे, जब से बेवकूफ़ बना रहे थे, मगर अब शायद कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। सो अभी हमको सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? इंटीरियर ऑफ अर्थ। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। अर्थ इज नॉट लाइक अ सिंगल रॉक। एक रॉक जैसा है क्या? उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, उनको भी फर्दर लेयर्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। अर्थ के सरफेस पे जो भी चीज़ें होती हैं उसके पीछे दो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वन इज द एक्सोजेनिक प्रोसेस एंड अदर इज एंडोजेनिक प्रोसेसेस। Exogenic processes are those processes which are operated from exterior of earth. Exogenic for example wind. Wind कैसी प्रोसेस है? Exogenic. Rain कैसी प्रोसेस है? Exogenic. ये कहाँ से लग रही है? बाहर से लग रही है। कुछ प्रोसेस अंदर से भी लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दिस इज अ माउंटेन। अगर एक बार ये माउंटेन बन गया, इस पर रोज क्या लगेगी? हवा, रोज लगेगा पानी, रोज लगेगी धूप। सो दे आर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। कहाँ से लगती हैं? बाहर से। और हमेशा इस माउंटेन की हाइट को ये क्या करने की कोशिश करेंगी? कम, है ना। तो ये क्या करेंगी? इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन एलिवेशन। तो इसको क्या करने की कोशिश करेंगी? इरोजन। लेकिन अगर मैं बोलता हूं हिमालय की हाइट बढ़ रही है, व्हाट डज इट मीन? कि बनाने वाली ताकत ज्यादा है कंपेयर टू मिटाने वाली। सो मिटाने वाली ताकत कौन है? ये मिटाऊ है और ये बनाऊ है। सो एक्सोजेनिक मतलब माउंटेन की हाइट ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है कंपेयर कि कम स्पीड से घट रही है, बोल सकते हैं। सो मतलब कुछ एंडोजेनिक प्रोसेसेस भी हैं। एंडोजेनिक प्रोसेसेस के कारण भी अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, तभी हिमालयस बने, वोल्केनिज्म हुआ। अपन आगे चल के सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वगैरह भी पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स देखेंगे, तो वो भी क्या लाते हैं?
एंडोजेनिक प्रोसेसेस ऑल्सो ब्रिंग्स चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखना, अब हमको क्या पता करना है, वाई वी आर स्टडिंग दिस इंटीरियर ऑफ अर्थ। हमको जानना है कि अर्थक्वेक क्यों आता है, सुनामी क्यों आती है, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया। ये सभी चीज़ों के आंसर अगर आपको पता करना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटीरियर ऑफ अर्थ। अच्छा, मैंने अर्थ की डेंसिटी बताई थी, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, 5.5। अब लेकिन देखना, दिस इज अर्थ, हम कहाँ रहते हैं, क्रस्ट पे रहते हैं। जब क्रस्ट की डेंसिटी निकाली तो बोले क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है, 2 to 2.5। डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज 2 to 2.5। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है, कोई यूनिट नहीं, क्योंकि किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, वाटर, और वाटर की यूनिट क्या थी, बोले 1। मतलब बोले क्रस्ट वाटर से कितने गुना ज़्यादा डेंस है, 2 से 2.5 गुना, है ना। इनर वाले जो हैं इनकी डेंसिटी कितनी है, 13 to 15 है। बीच वालों की कितनी है, 7 to 9 है। और ओवरऑल अर्थ की कितनी है, 5.5। अब हमको नहीं पता था कि अंदर भारी है कि नहीं है, लेकिन हमको एक पता था कि अर्थ के क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है, 2 to 2.5, और अर्थ एज अ होल की डेंसिटी कितनी निकली, 5.5। इट मींस समथिंग इज डेंस इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, बोल सकते हैं। सो ये सब चीजें भी हम कहाँ कवर करेंगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ में।